एक समय की बात है। आनंद सागर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में विक्रम नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। विक्रम के पास 2 बैल थे। विक्रम हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर जाता और पूरे दिन भर कड़ी मेहनत करता था। वो अपने खेत की जुताई करता। जुताई का काम पूरा हो जाने के बाद कुएं से पानी निकालकर खेत की सिंचाई करता। खेती के इन सभी कामों में विक्रम की पत्नी भी उसकी मदद करती। इस साल विक्रम ने अपने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी और जितनी विक्रम ने इस साल मेहनत की थी उसकी फसल भी इस साल उतनी ही अच्छी आई थी। तरबूज बड़े बड़े हो जाने के बाद विक्रम सारे तरबूजों को इकट्ठा करता है और बैलगाड़ी में भरकर उन्हें बेचने के लिए मंडी लेकर जाता है। लेकिन इस साल मंडी में तरबूजों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी। इसीलिए विक्रम अपने सारी तरबूजों को लेकर घर लौट आता है और उदास होकर घर के बाहर सोचते हुए बैठ जाता है। तभी विक्रम के चाचा विक्रम के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। वो विक्रम को इतना उदास और निराश बैठा देख विक्रम के पास जाते हैं और विक्रम से, अरे विक्रम बेटा, क्या हुआ? इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो इस साल फसल भी अच्छी हुई है, फिर समस्या क्या है बेटा? अरे चाचा, इस साल फसल तो मुझे बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मंडी में तरबूजों के दाम बहुत गिर चुके हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक भी तरबूज नहीं बेचा। बस इतनी सी बात। तुम ऐसा करो, बैलगाड़ी में भरकर सारे तरबूज किसी सड़क पर बेचने ले जाओ। तुम मंडी में तरबूज ना बेचकर सीधे लोगों को बेचो। पिछले साल मेरे एक दोस्त ने भी ऐसा ही किया था, उसे बहुत अच्छी कमाई हुई थी। ऐसा कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन विक्रम तरबूज बैलगाड़ी में भरकर उन्हें सड़क पर बेचने के लिए निकलता है। विक्रम उसकी तरबूज की बैलगाड़ी एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर खड़ी कर देता है। विक्रम के बढ़िया तरबूज लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। देखते ही देखते विक्रम के सारे तरबूज बिक गए। उस दिन विक्रम को बहुत अच्छी कमाई हुई। विक्रम खुश होकर अपने घर के लिए लौटता है। इधर विक्रम के घर के पड़ोस में चंदू नाम का एक बहुत ही आलसी किसान रहता था। विक्रम की अच्छी कमाई हो रही है ये देख चंदू बहुत चौंक जाता है और जब वो विक्रम को पैसों से भरी थाली घर में लेकर जाते हुए देखता है तब चंदू चुपके से विक्रम की सारी बातें सुन लेता है कि कैसे तरबूज बेचकर विक्रम ने इतने सारे पैसे कमाए हैं। अगले दिन से चंदू भी हल लेकर तरबूज की खेती करने के लिए अपने खेत की तरफ निकलता है। चंदू भी अपने खेती की जुताई करता है और फिर तरबूज के बीज अपने खेत में डालता है। चंदू तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए अपने खेत में जमकर केमिकल का इस्तेमाल करता है और इसी तरह उसके खेत के तरबूज जल्दी बड़े हो जाते हैं। चंदू जब एक तरबूज को फोड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक तो तरबूज लाल भी नहीं हुए हैं। अरे ये तरबूज अभी तक लाल ही नहीं हुए, अब मैं क्या करूं? तभी चंदू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने सभी तरबूजों को लेकर घर पहुंचता है और बाजार से तरबूज लाल और मीठे करने वाला केमिकल खरीद लाता है और इंजेक्शन के जरिए सभी तरबूजों को अंदर से लाल कर देता है और सोचता है, अब तो मेरे तरबूज खूब बिकेंगे और मैं भी विक्रम के बराबर पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन चंदू भी सड़क के किनारे एकदम विक्रम के नजदीक ही अपने तरबूज मात्र 2 रुपए किलो में बेचने बैठ जाता है। लेकिन फिर भी कोई उसके पास से तरबूज खरीदते नहीं। लोग सिर्फ विक्रम के तरबूज खाना ही पसंद करते हैं। आइए भाई साहब, आइए, ताजा मीठे और प्राकृतिक तरीके से लाल तरबूज खाइए। चंदू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास तरबूज खरीदने के लिए नहीं आ रहा। वो सोचता है, मुझे किसी भी तरह इस विक्रम के बच्चे को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। आज रात में विक्रम के सारे पैसे ही चुरा लूंगा। उस रात चंदू चुपके से विक्रम के घर में खिड़की से झांककर देखता है तो उस वक्त विक्रम पैसे गिनकर संदूक में रख रहा होता है। जब विक्रम और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो चंदू चुपके से उनके घर में जाता है और पूरी संदूक उठाकर भाग जाता है। अरे विक्रम, क्या हो गया? इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो भाई? अब क्या बताऊं भाई साहब, कल रात को कोई मेरे घर से पैसे चुरा कर भाग गया। मैंने पैसे संदूक में रखे थे, कोई पूरी संदूक ही उठा कर ले गया। मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा ध्यान रखा करो विक्रम, अब जो हुआ सो हुआ।
अब अपने खेत पर जाओ और दोबारा काम में जुट जाओ। ईश्वर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। बेचारा विक्रम निराश और हताश होकर अपने खेत की तरफ जाता है। जब विक्रम अपने खेत में आ पहुंचता है तब उसे बहुत ही बड़ा और चमकीला तरबूज दिखाई देता है। इतने बड़े तरबूज को देखकर विक्रम चौंक जाता है। तभी वहां एक देवी प्रकट होती है और विक्रम से, विक्रम, यह एक जादुई टंकी है। मैंने देखा है कि तुम अपनी फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। जब भी तुम इस छड़ी को टंकी पर 3 बार मारोगे तो ये टंकी जूस से भर जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, टंकी भरने के बाद इसे एक काले कपड़े से ढक देना, तभी इसका जूस बनना बंद हो जाएगा, वरना ये बढ़ता ही रहेगा। इस टंकी का जूस बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो और उस धन से तुम हमेशा गरीब लोगों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। विक्रम उस टंकी को उठाकर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है देवी माँ ने मेरे मेहनत के इनाम के लिए मुझे ये जादुई टंकी दी है। ये टंकी जूस देती है, जूस। जैसे ही इस छड़ी को इस टंकी पर 3 बार मारा तो ये टंकी जूस से भर जाती है। विक्रम अपने पत्नी को सब कुछ करके दिखाता है और उस पर एक काला कपड़ा डालकर उसे रख देता है। अगले दिन से विक्रम लोगों को तरबूज का जूस पिलाने का काम करता है। और लीजिए भाई साहब, तरबूज का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जल्द ही विक्रम के पास तरबूज का जूस पीने वालों की भीड़ लगने लगती है। जादुई टंकी से विक्रम की खूब कमाई होती थी। विक्रम अब बहुत ही जल्दी अपने लिए एक बड़ा घर बना लेता है। इधर चंदू विक्रम की सफलता देखकर बहुत दुखी होता है और फिर से विक्रम के घर जाकर चुपके से विक्रम और उसकी पत्नी की बातें सुनता है। भाग्यवान, जादुई टंकी की मदद से हम इतने अमीर हो पाए हैं। अगर ये टंकी हमें नहीं मिलती तो आज भी हम गरीब ही रहते थे। इधर चंदू चुपकर विक्रम की सारी बातें सुन लेता है। जब रात हो जाती है तो राघव जादुई टंकी चुराने की सोचता है। अगर मैं इस विक्रम की जादुई टंकी को चुरा लूं तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। हाँ, और इस टंकी को लेकर मैं यहाँ से बहुत दूर किसी गांव में चला जाऊंगा ताकि मेरा पता किसी को ना चले। चंदू आहिस्ता आहिस्ता चोरी छुपे विक्रम के घर में घुस जाता है और विक्रम की जादुई टंकी और छड़ी लेकर भाग जाता है। टंकी को किसी दूर गांव में ले जाने के लिए चंदू टंकी को नाव में रख लेता है और नाव से नदी पार करने लगता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, अब मैं भी इस जादुई टंकी का थोड़ा सा जूस टेस्ट ही कर लेता हूँ। चंदू को टंकी में जूस कैसे लाना है ये तो पता था, लेकिन उस जूस को कैसे बंद करना है ये पता नहीं था। छड़ी को 3 बार टंकी पर मारकर चंदू टंकी जूस से भर लेता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी टंकी से जूस निकलना बंद नहीं होता। धीरे धीरे से पूरी नाव जूस से भर जाती है और चंदू भी उस नाव के साथ साथ नदी में डूब जाता है। रामपुर नाम के गांव में वामन और उसकी पत्नी सेजल रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, राजू और रीना। वो लोग बहुत ही गरीब थे। वामन दिन में ऑटो चलाता था और फिर शाम को अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करके फिर घर जाता था। वामन के दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज थे और उसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। सभी को सेजल के हाथों का खाना बहुत पसंद आता था। कुछ साल तक सब ठीक था। कुछ समय बाद वामन गलत संगत में पड़ जाता है और उसे उसके दोस्तों के साथ शराब पीने की आदत लग जाती है। पहले तो वामन हफ्ते में 1 आध बार पी कर आता था, पर कुछ ही समय में उसे नशा करने की लत लग जाती है। अचानक से घर के जरूरत की चीजों के लिए जो पैसे थे वो गायब होने लगे। सेजल समझ चुकी थी कि वो पैसे वामन ही अपने शराब के लिए चुराता है। वामन पीकर जब घर आता तब सेजल उसे बहुत समझाती थी। अजी, आप ये क्या कर रहे हो? रोज रोज शराब पीकर आ जाते हो। इससे बच्चों पर क्या असर होगा? क्या आपने कभी सोचा है? अगले महीने राजू और रीना की स्कूल की फीस भी भरनी है। आप कृपा करके पीना छोड़ दीजिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बहुत ही हानिकारक है। पर नशे में धुत वामन कुछ भी नहीं सुनता था। घर आकर बस सो जाता था। एक दिन वामन देर रात दारू पीकर घर लौट रहा था तो उसे रात के अंधेरे में सामने से ट्रक आता हुआ दिखाई ही नहीं देता और उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है। वामन को बहुत ज्यादा चोट आती है और कई जगह फ्रैक्चर भी होता है।
इसी वजह से अब वो काम पर नहीं जा पाता और ना ही ठीक से चल पा रहा था। अस्पताल का बिल भरने के बाद अब उनके घर में 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ चुके थे। सेजल अब सोचने लगी कि वो मजदूरी के अलावा और क्या काम कर सकती है जिससे उन्हें कुछ थोड़े पैसे मिल जाए। तभी उसकी बेटी वहां आकर उससे, पता है, आज हमें स्कूल में फीस ना भरने की वजह से बहुत डांट पड़ी। सेजल अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए वो रीना को कोई जवाब नहीं देती। तभी रीना उसे जोर से आवाज देती है, माँ, आप क्या सोच रहे हो? मैं कब से आपका आवाज लगा रही हूँ। कुछ नहीं बेटी, तुम कुछ कह रही थी, बोलो ना, क्या हुआ? अब मैं बच्ची नहीं रही माँ। पहले तुम ये बताओ क्या हुआ है और तुम क्या सोच रही थी। तुम्हें पता है ना बेटी, तुम्हारे पापा अब कोई काम नहीं कर पाते, तो मैं सोच रही थी कि कुछ समय के लिए जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक कोई छोटा मोटा काम कर लूं, जिससे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भी भर पाऊंगी। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना हम एक छोटा सा ठेला लगाए और आप पाव भाजी, छोले भटूरे ऐसे व्यंजन बनाकर उसे लोगों को खिलाओ। मैं जानती हूँ सभी लोगों को आपके हाथों से बने हुए सभी पदार्थ बहुत पसंद आएंगे। सेजल को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो अगले दिन ही बाजार में एक छोटी सी रेहड़ी लगाकर चीजें बेचने लगती है। सीमा के हाथ का खाना सभी को पसंद आता है। रीना और राजीव भी उसकी सहायता करते हैं। कुछ ही समय में उसकी रेहड़ी बहुत मशहूर हो जाती है और लोगों को सेजल के हाथ का खाना इतना पसंद आता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। कुछ दिनों में वामन भी ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर एक दिन वामन सेजल के स्टॉल पर आकर उससे, सेजल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वापस कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सेजल वामन को माफ कर देती है और कहती है, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे इसी बात की खुशी है। अब तुम्हारे मशहूर व्यंजनों में से मुझे भी तो कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। सेजल हंसकर वामन को पाव भाजी देती है। उस दिन के बाद वामन ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया और सेजल का वो छोटा सा ठेला उसके अच्छे स्वाद के कारण अब एक होटल में तब्दील हो चुका था और दिन ब दिन सेजल अपने व्यापार को नई ऊंचाई पर लेकर जाने की कोशिश करने लगी। वामन और उसका परिवार अब एक अच्छा जीवन बिताने लगा। आज वामन और उसके परिवार के पास पैसे भी है और सब अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं। शायद हमारी अच्छी सोच ही सब कुछ कर सकती है। अगर हम कुछ मन में ठान ले तो शायद हम अपना जीवन बदल सकते हैं। जीवन बदलने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत और लगन के बाद ही कुछ हो सकता है। इसीलिए अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो मेहनत करते रहिए। सुंदरनगर नाम के शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गीता और 2 बेटियां राधा और सीता के साथ रहता था। रमेश अच्छे जॉब पर था, लेकिन उसके माता पिता गांव में रहते थे। उन्हें खेती करने का बड़ा शौक था, तो वो खेती करते थे। खेती के काम खत्म हो जाने के बाद शाम के माता पिता कुछ वक्त बिताने के लिए शाम के घर आते थे। एक दिन रात के समय शाम गीता से, गीता, कल माँ और पिताजी आ रहे हैं, याद तो है ना तुम्हें? उनका अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, सुबह मुझे जल्दी ही उठाना ताकि माँ पिताजी को लेने के लिए मुझे देर ना हो जाए। जी, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आखिर हमारे लिए ही तो खेती करते हैं ना। और हाँ, आपके कहने से पहले ही मैंने मोबाइल में अलार्म लगा रखा है। अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार हो गई है आजकल। ऐसा कहते ही गीता हंसकर बिस्तर पर लेट जाती है और अपना मोबाइल देखने लगती है। रमेश भी अपने मोबाइल पर कुछ करने लगता है। राधा और सीता दादा दादी आने की खबर सुनकर बहुत खुश है। दूसरे दिन सुबह रमेश अपने माता पिता को लेने के लिए निकल जाता है और उन्हें लेकर घर आता है। घर आकर तैयारी कर फिर ऑफिस में चला जाता है। आपको आते समय कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तक राधा और सीता भी उठकर तैयार हो जाएंगी। शाम के वक्त रमेश ऑफिस से घर आ जाने के बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कुछ बातें करते हैं। खाना हो जाने के बाद शाम अपने फोन में व्यस्त हो जाता है और गीता भी घर के काम होते ही अपने फोन में व्यस्त हो जाती है। राधा और सीता दादा दादी के साथ दिन भर खेलती है तो वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। दादी, आप मेरी पढ़ाई लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा।
हमारी पढ़ाई कोई नहीं लेता। पापा को तो ऑफिस से आने के बाद फोन से वक्त ही नहीं मिलता और माँ वो भी काम होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाती है। अब दादी राधा की और दादाजी सीता की पढ़ाई लेते हैं। अब हर रोज वो दोनों बच्चियों की पढ़ाई लेते हैं। वो देखते हैं कि लड़कियों का होमवर्क हर रोज इनकम्प्लीट है। अब दादाजी गीता और रमेश क्या क्या करते हैं उन पर भी ध्यान देने लगे। अब उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है। फोन की वजह से रमेश अपने बेटियों को वक्त नहीं दे रहा और तो और गीता भी अपने काम खत्म कर मोबाइल लेकर बैठ जाती है। बच्चियां भी स्कूल से आते ही मोबाइल लेकर खाना खाती है। ये देख दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो दादी जी से, अरे भाग्यवान, देखा तुमने घर के सारे लोग कितने बदल गए हैं मोबाइल के कारण। अब हमें ही कुछ करना होगा। ये तो एक दूसरे को वक्त भी नहीं दे पाते मोबाइल के कारण। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रमेश का छुट्टी का दिन था। सीता खेलते खेलते रमेश से, पापा आपको पता है मेरे स्कूल में शारदा नाम की एक लड़की है जो सब लड़कियों को बहुत परेशान करती रहती है। सीता अपने पापा को शारदा की कुछ बातें बता रही थी, लेकिन रमेश का सीता की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। सीता को ये देख बुरा लगता है। तभी सीता मन ही मन, मैं ये बात माँ को बताती हूँ। ये बात बताने के लिए सीता अपने मम्मी के पास जाती है और अपनी माँ से, मम्मी मैं पापा को शारदा के बारे में बातें बता रही थी, पापा ने कुछ भी नहीं सुना। सीता रोने लगती है। उसका रोना सुन गीता, सीता उसमें रोने की क्या बात है, पापा कुछ कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो माँ। आप और पापा बिल्कुल सेम हो। आप दोनों को सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल। हम दोनों की आपको कोई जरूरत नहीं। और रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी दादाजी और दादी सीता को रोते देख वहाँ आ जाते हैं। रमेश वही बैठा होता है। फिर भी दादाजी रमेश को जोर से आवाज लगाते हैं, रमेश यहाँ आओ। रमेश पिताजी की गुस्से भरी आवाज सुन उनके सामने भागते हुए आ जाता है। गीता भी पिताजी की आवाज सुन अपने हाथ का मोबाइल नीचे रख देती है और जल्दी जल्दी रमेश के पास आकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। तभी रमेश, क्या हुआ पिताजी, आप इतने नाराज और गुस्सा क्यों हैं? हमसे कोई भूल हुई है क्या? क्या भूल हुई है ये पूछ रहे हो? हम आए दिन से देख रहे हैं घर में किसका कितना ध्यान है। मेरी फूल जैसी पोतिया, इन पर भी किसी का ध्यान नहीं है। रमेश गीता की ओर गुस्से से देखता है। उसी वक्त दादाजी, गीता बहू की ओर गुस्से से मत देखो। गलती सिर्फ उसकी नहीं है, तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी बहू की है। ऑफिस से घर आने पर कभी बच्चियों से प्यार से बात की है तुमने? कभी उनकी पढ़ाई ली है? अपनी ओर देखा है? मोबाइल मोबाइल बस मोबाइल। इसके अलावा भी कोई आप लोगों की दुनिया है या नहीं? लेकिन पिताजी, बस एक शब्द भी मत निकालो मुंह से। रमेश और गीता चुप हो जाते हैं। दादाजी फिर से, अरे बहू, तुम तो घर पर होती हो ना, कभी देखा है बच्चियों को क्या होमवर्क मिला है, उन्होंने किया है या नहीं? काम पर होते हुए कभी पूछा है, माँ पिताजी आपको किस चीज की जरूरत है या नहीं? किसी रिश्तेदार से बात की है तुमने इतने दिनों में? अरे बाकियों का छोड़ो, अपनी बेटी क्या बात कर रही है ये भी सुनने के लिए तुम दोनों को वक्त नहीं है। एक दूसरे में कितनी दूरियां आ चुकी है ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अपने पिताजी की बातें सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। उस रात वो दोनों अपने पिताजी की बात पर सोच विचार करते हैं और दूसरे दिन सुबह उठते ही अपने पिताजी के कमरे में चले जाते हैं। पिताजी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। कल रात भर हम दोनों सो नहीं पाए। आपने हमें इस बात की समझ दिला दी है कि मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन इतना नहीं कि हर कोई हमसे दूर हो जाने लगे। उस दिन से गीता और रमेश शाम के वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ वक्त बिताने लगे और छुट्टी के दिन वो उनकी पढ़ाई लेते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। बच्चियां सो जाने के बाद वो अपने मोबाइल पर कुछ न कुछ करते। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर बहुत ज्यादा हो तो उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, साथ ही हमारी खुशियों पर भी पड़ता है।